हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज का सेशन रहने वाला है बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, जिसमें सेट 7वां चलेगा। और ये जो पेपर है आपका 10 दिसंबर 2019 का है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो आज इसी का सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं और ब्रीफ में एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जिनका पेपर है उन्होंने ऑब्टेन किया है 20 मार्क। तो इसका 20 मार्क क्यों है, इसी को देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन का लेवल है, तो ऐसा क्या दिक्कत था, क्या था क्वेश्चन का लेवल जो इनका 20 मार्क है, इसी को क्वेश्चन को देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए फिर देखते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए डैश। तो देखिए, मल्टीपल जगह ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड पूछा जा रहा है। हम अभी 7वां कर रहे हैं, इससे पहले 6 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लगभग 2-3 बार क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है। कंट्रोल सी से फार्मूला हो या आपका कोई भी टेक्स्ट हो वो कॉपी होता है, और पेस्ट के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस वी प्रेस करते हैं, फार्मूला हो या कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम ब्लैंक शीट ले लेंगे। तो इसमें क्या करनी है, हमें फार्मूला को कॉपी करनी है। तो फार्मूला कॉपी करने के लिए फार्मूला लगा हुआ भी होनी चाहिए। फार्मूला लगाने के लिए इक्वल टू हम एवरेज लगाते हैं, इक्वल टू एवरेज, ये फार्मूला हम इसमें लगा देते हैं, देन इंटर। अब इसी फार्मूला को कॉपी करके या कट करके पेस्ट करना है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और जहाँ पेस्ट करना है, 1 मिनट ध्यान दें, कॉपी करने से पहले एक चीज़ और कि यहाँ कुछ नंबर होनी चाहिए, तो ये फार्मूला वर्क करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ये जो फार्मूला यूज हुआ है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल भी से या यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर फार्मूला बार में यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लग चुकी है। तो इसी तरह जैसे हम नॉर्मली टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, उसी तरह फार्मूला को भी कॉपी करते हैं। तो कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। तो नीचे में भी और यहाँ पे देख ले क्या सब दिया गया है। कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड होता है। कंट्रोल पी से प्रिंट, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। तो वैसे हम जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है तो इसका कंप्यूटर द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया है आंसर की, तो ये जो इसका ग्रीन वाला है ये सही आंसर होता है, और यहाँ पे एमसीक्यू में जो स्टूडेंट एग्जाम दिया है वो उसका जवाब होता है। तो अगर उन्होंने यहाँ पे एक, जैसे ऑप्शन 1 सही है, इन्होंने अगर चूज ऑप्शन 1 किया तो इनको मार्क मिल गया। अगर इन्होंने ऑप्शन 2 या 3 क्या हुआ था, जैसे हम 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या क्या है, ऑप्शन 2 चूज किया, तो ऑप्शन 2 चूज किया तो इसका गलत हो गया, और इसीलिए इसको मार्क इस क्वेश्चन में नहीं मिला। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन आंसर है दिया हुआ। तो आइए दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को डैश विकल्प के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे हम एक्सेल में किसी सेल में टाइप करते हैं, तो टाइप करते करते जब उसका लेंथ बड़ी हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, तो उसमें क्या हो, उसको वो क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। और अब ओवरफ्लो हो जाता है, हमको कॉलम की चौड़ाई अगर नहीं बढ़ानी है तो उसके लिए हमें क्या कौन सी ऑप्शन को चूज करना पड़ता है, टेक्स्ट रैप। तो आइए इनको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ये जो कॉलम की यहाँ पे मतलब विड्थ है, इसको नहीं बढ़ानी है, और इसी बीच में हमें लिखनी है जैसे मूवमेंट, नहीं तो हैप्पी टीचर्स डे। इसी में जैसे मैंने क्या लिखा, हैप्पी टीचर्स डे, तो हमें इन्हीं में एडजस्ट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं इसी में ये क्या किया, रो का हाइट को इंक्रीज कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, और इसी में फिट हो गया। अब हम इसमें कहीं भी इसमें अगर और हम कुछ ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे बढ़ता जाएगा। क्लियर है। तो इसीलिए हम अगर टेक्स्ट टाइप करते हैं, उसकी अगर लंबाई बढ़ जाती है तो उसके लिए रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। तो इसका आंसर टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है, किसमें, सेल फॉर्मेटिंग में।
तो सेल फॉर्मेटिंग में उपलब्ध नहीं है तो क्या नहीं है उपलब्ध वो देखेंगे। फॉर्मेटिंग में आपको क्या सब मिलेगा पहले वो देखेंगे, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक, ये सारा आपको उसमें विकल्प देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है स्लॉटेड इटैलिक ये नहीं मिलेगा। तो इनको आप जैसे आप कुछ भी टाइप करते हैं तो अगर इनको फॉर्मेटिंग या इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे सारा शो करता है। जैसे यहाँ पे बोल्ड दिया हुआ है, इटैलिक दिया हुआ है और यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह दिया गया। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे बोल्ड इटैलिक और बोल्ड इटैलिक एक साथ वाला नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे Ctrl+Shift+F जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट का सेटिंग ओपन हो जाएगा। ये इस फॉर्मेट सेल में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड है और बोल्ड इटैलिक है। तो इटैलिक से तिरछा होता है, बोल्ड इटैलिक से बोल्ड भी हो जाता है। मतलब जो आपका नॉर्मल फॉन्ट है उसमें थोड़ा सा थिकनेस बढ़ जाती है, मतलब और वो इटैलिक भी हो जाती है, मतलब तिरछा भी हो जाती है, थोड़ा थिकनेस भी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं अब हैप्पी टीचर्स डे में कुछ बदलाव बगल वाली टेक्स्ट के मुताबिक कुछ अंतर दिख रहा होगा, बोल्ड भी हुआ है, इटैलिक भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इसमें नहीं है, मतलब इसमें देखे हम लोग स्लॉटेड इटैलिक नहीं था, इसीलिए ये कह रहा है कि उपलब्ध नहीं है, मतलब स्लॉटेड इटैलिक नहीं है। तो ये सब ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए। हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि इंसर्ट की बात इंसर्ट में ये एक ट्रिक है। 90% अगर कुछ भी इंसर्ट करना है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट टैब में जैसे टेबल इंसर्ट करना है, शेप इंसर्ट करना है, आइकॉन इंसर्ट करना है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट की बात इंसर्ट में, मतलब इंसर्ट की बात इंसर्ट टैब में। तो यहाँ पे इसका आंसर किस मेन्यू या टैब हो जाएगा। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना चाहिए। तो आपका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। USB 2.0 डैश के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। तो इसका जो मतलब उच्चतम अंतरण दर है, उच्चतम अंतरण दर मतलब हुआ डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है इसका कितना है, 480 मेगाबाइट पर सेकेंड। ये है USB 2.0 का। ऐसा तो है नहीं कि जो पिछला साल पूछा वही पूछ देगा। इस साल जो क्वेश्चन पूछ सकता है 3.0, 3.1 या 4.0 पूछ सकता है। तो इसीलिए USB 3.0 की बात की जाए तो इसका स्पीड है इसका स्पीड की बात किया जाए 3.0 की, ये आपका हो गया USB 3.0। और इनका हम स्पीड की डाटा ट्रांसफ़र रेट की बात की जाए तो इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट है 4.8। कुल मिला के इसको 5 Gbps बोल सकते हैं, GB पर सेकेंड बोल सकते हैं। क्लियर है। अब इससे आगे अगर पूछ सकता है USB 3.1 तो इसका कितना है स्पीड, इसका स्पीड है 10 Gbps या 10 Gbs। तो 10 गीगाबाइट पर सेकेंड आपका 3.0 USB का स्पीड है। और जो अभी आपका सबसे लेटेस्ट है उसका स्पीड कितना है, USB 4.0, मतलब USB 4 के नाम से बोलते हैं। USB 4 का स्पीड कितना है, मतलब 4 का डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना है। USB अगर 4 का डाटा ट्रांसफ़र रेट की बात किया जाए तो इसका है 20 से 40 Gbps, 20 से 40 Gbps पर सेकेंड है किसका, USB 4.0 का स्पीड। तो आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, इससे नीचे भी पूछ सकता है, ये भी तो हो सकता है। ये अगर 3.0 की जगह 1.0 पूछ दिया तो फिर कैसे होगा। हम आगे का तो बता दिए, पीछे का यहाँ पे हम लिख देते हैं। USB 0 का बात की जाए, 1.0 का जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है इसका होता है 1.5 Mbps, 1.5 Mbps मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड। और इसी में 1.1 इसके बाद बढ़ता गया, जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे इसका जो स्पीड है वो भी बढ़ता गया। जैसे 1.1 आपका जैसे 1.1 आया तो इसका स्पीड कितना हो गया, 12 Mbps। तो इसी तरह से आपका
अभी जो करंट कहाँ तक गया है, USB 4.0 तक, जहाँ जिसका स्पीड क्या है 20 से 40 गीगाबाइट पर सेकेंड। तो आई थिंक ये क्लियर है। तो कुल मिला के ये आपका सारा दिया गया है। यहाँ पे 4.0 का आप देख सकते हैं, 3.0 का ये 1 वाला हो गया, ये 1 है, ये USB 1.0, ये 1.1 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए इसमें ज़्यादा अब समय नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, MS एक्सेल में फार्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन मतलब तार्किक क्रिया उपलब्ध नहीं है। तो लॉजिकल फंक्शन फार्मूला को खोल के एक बार देख लेंगे, क्या उसमें कौन कौन फंक्शन दिया गया है, कौन कौन नहीं दिया गया है। उसमें इसका आंसर के अकॉर्डिंग इल्स नहीं है। तो आइए एक्सेल ओपन कर लेते हैं और हम चले जाएंगे फार्मूला टैब में। फार्मूला टैब में हम जाएंगे लॉजिकल में हम देखेंगे क्या सब दिया गया है। तो मेरे साथ आप दोहराएंगे तो आई थिंक याद हो जाएगा। एंड, फॉल्स, इफ एरर, इफ NA, इफ एस, नॉट, और, स्विच, ट्रू, XOR। तो ये सारा कुछ दिया गया है। तो अभी हम लोग देखें इसमें नॉट और एंड ये सारा कुछ दिया हुआ था, जिसमें इल्स नहीं था, तो इसीलिए इसका आंसर इल्स सही है। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है। मतलब उपलब्ध नहीं कर रहा है, यहाँ पे अनुपलब्ध, कौन सा विकल्प उसमें उपलब्ध नहीं है। डिक्रीज डेसिमल, परसेंटेज स्टाइल, कॉमा स्टाइल, ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट स्टाइल देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका आंसर ये सही है। तो आइए एक बार हम देखते हैं ये तीनों चीज़ है कि नहीं। डिक्रीज डेसिमल, परसेंटेज स्टाइल, कॉमा। जैसे हम एक्सेल ओपन करते हैं, होम टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर जो सब टैक्स है इसमें देखने के लिए मिलता है, परसेंटेज है, कॉमा है, डिक्रीज डेसिमल है, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, ये सारा कुछ है। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एड्रेसेस 202.121.75.96 इज ए डैश IP एड्रेस। तो ये जो दिया गया है इसमें से बताया गया है कि ये जो IP एड्रेस यहाँ पे दिया गया है यह किस क्लास का IP एड्रेस है। तो किस क्लास का, ये C क्लास का। तो टोटल IP एड्रेस में अगर क्लास की बात की जाए तो टोटल कितना क्लास होती है, 5 क्लास होती है। कौन कौन, A, B, C, D और E। ये आपका कितना क्लास होती है, 5 क्लास होती है। क्लियर है। टोटल कितना क्लास है इसमें, 5 है, A, B, C, D, E। तो 5 क्लास है। इसमें हम क्या करते हैं, आपको पांचों पहले हम इस पे लिख देते हैं, उसके बाद हमको एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं तो इसी में अगर अभी तुरंत अगर लिखने लगेंगे तो आई थिंक वीडियो में काफ़ी लंबा चला जाता है। तो हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लियर है। हम यहाँ पे पांचों IP एड्रेस लिख लिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम समझा देते हैं। और एग्ज़ाम जाने से पहले, एक दिन पहले आप अगर देख लेते हैं तो IP एड्रेस से रिलेटेड आपका 1 मार्क पक्का है। ये कुल मिला के आपका पांचों क्लास होता है। क्लास में क्लास A जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लास A का जो होता है 1.0.0.1 से लेके 126 पॉइंट, 255 पॉइंट, 255 पॉइंट और 254 पॉइंट तक इससे और इसके बीच में ही IP एड्रेस रहता है। तो वो किस क्लास में जाता है, क्लास A में। क्लियर है। A अब B में आता है। B में 128 पॉइंट, 1 पॉइंट, 0 पॉइंट, 1 पॉइंट से लेके 191 पॉइंट, 155 पॉइंट, 255 पॉइंट, 254 तक ये क्लास B के कैटेगरी में आता है। अगर इसके बीच में कोई भी अंक दे दिया तो क्लास B का आप टिक लगाएंगे। क्लास C में क्या आता है, 192 पॉइंट, 0.1.1 से लेके 223 पॉइंट, 255 पॉइंट, 254 पॉइंट, 254 तक के बीच में रहता है। तो ये क्लास C में आता है। तो अधिकतर जो हम लोग नेट यूज करते हैं वो अभी हम लोग C का ही कैटेगरी का यूज करते हैं। अब आते हैं D में। D में 224 पॉइंट, 0.0.0 से लेके 239 पॉइंट, 255 पॉइंट, 255 पॉइंट, 255 तक के बीच में रहता है, वो D क्लास में आता है। उसके बाद E क्लास है। E क्लास में 240 पॉइंट, 0.0.0 से लेके 254 पॉइंट, 255 पॉइंट, 255 पॉइंट, 254 तक जो आपका रहता है ये E कैटेगरी में आता है।
तो ये आपका कुल मिला के आईपी एड्रेस का पांचों सेक्शन है। इसी पांचों में से एक क्वेश्चन, एक मार्क आपको अगर फिक्स करनी है तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एग्जाम में जाने से पहले, एक दिन पहले या जाने से पहले इनको देख लेंगे तो आई थिंक ऑप्शन देख के आप मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो ये आपका रिव्यू पे क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प आता है, जिसको आप सुरक्षा, वर्कशीट की सुरक्षा देने के लिए करते हैं। तो अगर आपको देखना है तो ये सुरक्षा हम उस दिन से लगा ही रहे हैं, पर क्वेश्चन में लगा रहे। रिव्यू पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट सीट भी मिलता है, प्रोटेक्ट वर्कबुक भी मिलता है। तो अगर आपको सीट का सुरक्षा लगाना है तो सीट का क्लिक करके पासवर्ड दे के लगा सकते हैं, वर्कबुक का लगाना है तो वर्कबुक का लगा सकते हैं। तो यहाँ से दोनों का लगा सकते हैं। और यहाँ पे कहाँ पे जाके, रिव्यू टैब में जाके। तो इसीलिए इसका आंसर रिव्यू सही है, जो कि 4 नंबर ऑप्शन पे है। क्वेश्चन नंबर 10, इन एमएस वर्ड यूज डैश टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इन ए सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो वर्ड में कह रहा है कि जो फॉर्मेटिंग क्या हुआ है, सबसे पहले फॉर्मेटिंग समझेंगे। फॉर्मेटिंग वो होता है जैसे आपको नॉर्मल टेक्स्ट होता है तो नॉर्मल टेक्स्ट में बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, उसका फॉन्ट का साइज को इंक्रीज कर दिए, उसमें कुछ कलर लगा दिए। तो ये सब जो उसको मतलब सजाते हैं फॉन्ट को अपने हिसाब से, वो आपका फॉर्मेटिंग ही कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो ये कह रहा है ये जो फॉर्मेटिंग क्या हुआ है इसको हटाना है। इसका शॉर्टकट की क्या है, तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस स्पेस, स्पेस बार बोलिए या स्पेस। तो आइए अगर इनको आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसको हम फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे हम कुछ कलर लगा दिए, यहाँ पे बोल्ड, देन इटैलिक भी लगा दिए, एक चलो अंडरलाइन भी लगा देते हैं, हम फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, और हम थोड़ा सा फॉन्ट का साइज भी बढ़ा लेते हैं। तो इसका शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल प्लस स्पेस। जैसे हम कंट्रोल प्लस स्पेस दिए, जितना फॉर्मेटिंग था सारा हट गया। फिर से कंट्रोल जेड करेंगे तो पुनः वैसे आप वापस आ जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है। तो प्रॉक्सी सर्वर नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग सेवा नहीं प्रदान करता है। क्लियर है। और इनको भी अगर डीप में करना, अगर ये प्रॉक्सी सर्वर जितना भी तक हम सेट बनाया है पहली बार पूछा है, अगर आगे पूछेगा तो इसको भी हम डिटेल में लेके चलेंगे। तो फिलहाल हम अभी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या कि हम प्रत्येक क्वेश्चन में अब कोशिश कर रहे हैं कि 1 या 2 टॉपिक को ही केवल लंबा करें, नहीं तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा चल जाता है। और ज़्यादा लंबा होने के बाद आप लोग तो हमको लगता है कि शुरू करते ही ख़त्म कर देते हैं, मतलब देखते ही नहीं है। बस 2 या 3 टॉपिक को प्रत्येक आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा लंबा उसको डीपली एनालिसिस करेंगे, बाद बाकी को ब्रीफ में बताते हुए बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एमएस वर्ड में गटर मार्जिंग शब्द डैश इंगित करता है। देखिए गटर मार्जिंग, सबसे पहले ये जान ले कि गटर मार्जिंग बाइंडिंग साइड में मार्जिंग को जोड़ना होता है। जैसे नोटबुक वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो पिनअप किया हुआ भाग रहता है वही है बेंडिंग किया हुआ भाग। तो बेंडिंग जो करते हैं, जैसे ये आपका मान के चलिए ये आपका पेपर है, तो पेपर में अगर हम इसको अगर कॉपी नोटबुक बनाएंगे तो इसमें इसमें बेंडिंग चाहिए। बेंडिंग के लिए यहाँ पे वो क्या करते हैं, डिजाइन दे देते हैं। कहाँ देते हैं, एमएस वर्ड में। तो उसको 2 तरह से देते हैं कॉपी। आप एक तो आप जो कोई भी नोटबुक को खोलते हैं तो या तो इधर से इधर खोलते हैं, मतलब सीधा करके, या आपका नोटबुक इस तरह से रहता है तो इसका बेंडिंग इधर हो जाएगा, इस तरह से डिजाइन बन जाता है। तो अगर आपको बेंडिंग देखना है तो एमएस वर्ड में आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे कहाँ, लेआउट टैब में, उसके बाद मार्जिंग पे, देन कस्टम मार्जिंग पे, उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा क्या, गटर का पोजीशन। जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू में ये डिज़ाइन जैसा जो हम बना रहे थे वो शो कर रहा है जहाँ से आप बेंडिंग कीजिएगा। हम बोले थे नोट को 2 तरह से खोल सकते हैं, एक आप लेफ्ट की ओर खोलते हैं और एक ऊपर की ओर खोलते हैं, डायरी टाइप का नोटबुक। तो इसमें भी अगर बढ़ाना है तो बढ़ जाएगा, ऊपर से देखिए ये डिजाइनिंग आ रहा है। तो यही आपका क्या है, गटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें। तो चलिए विषम की पहचान करते हैं। तो आइए इनको समझते हैं, क्या कि इनके बारे में हम कभी चर्चा नहीं किए थे। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, SMTP। SMTP क्या होता है पहले ये जानेंगे। तो चलिए SMTP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल तो इसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और इनका काम क्या होता है कि अगर आप जो मेल भेजते हैं, आप जो मेल भेजते हैं और रिसीव करते हैं, तो उसी को भेजने और पाने के लिए किसका यूज किया जाता है? SMTP पे, टीपी के सर्वर पे। तो इसका क्या काम होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इंटरनेट पे ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बस इसका अगर आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर कुछ भी हो, जैसे आप मेल भेजते हैं तो फ़ोन से कभी सिस्टम में भेज देते हैं, कितना भी पुराना सिस्टम क्यों ना हो वो एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब रिसीव हो जाता है, सेंड हो जाता है। तो इसमें या इसका खास ये है कि SMTP कंप्यूटर और सर्वर उनके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की परवाह किए बिना डाटा को आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। ये सबसे खास बात है। तो मेल वगैरह रिसीव करने और प्राप्त करने के लिए कुल मिला के समझेंगे SMTP। अब आता है जो कि काफ़ी पॉपुलर है आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ये क्या होता है? इंटरनेट पर डाटा संचार के लिए इस्तेमाल होने वाला एक प्रोटोकॉल है। यह वर्ल्ड वाइड वेब की नींव है। पूरा मतलब जो है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरा विश्व में ये इसका जो ये इसी पे जो आपका इंटरनेट ज़्यादा एक्सेस करता है, मतलब इसी के ज़रिए, इसी प्रोटोकॉल के ज़रिए ये क्या करता है? ब्राउज़र से सर्वर के बीच आपका कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जैसे आप कुछ सर्च करते हैं तो आपका सब शुरू में आता होगा HTTPS करके, कोई भी लगभग वेबसाइट में आपको यही आपका प्रोटोकॉल मिलेगा। क्या? HTTPS करके या HTTP। ये एस अगर इसीलिए लगता है कि ये जैसे एस लगने के बाद आपका जो भी वेबसाइट है वो सिक्योर रहता है, मतलब इनक्रिप्टेड रहता है, तो उसको काफ़ी सिक्योर माना जाता है। तो इसका खास करके जो मेन यूज होता है नेटवर्क डिवाइस के बीच सूचनाओं को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सबसे आम प्रोटोकॉल कौन है? HTTP ही है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। या तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है या इसके बारे में जानकारी ले सकता है। तो जो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं FTP पे। इसका होता है पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये FTP का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल एक नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर में, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, देखिए FTP का यह भी एक क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल है। इसका भी इस्तेमाल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो FTP। क्लियर है? और जो भी आपका ब्राउज़र है, ब्राउज़र मतलब जैसे गूगल क्रोम वगैरह पे जो सर्च करते हैं, ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच अगर कोई भी कनेक्शन होगा, मतलब संचार होगा, तो उसके लिए कौन आ जाता है बीच में? HTTP। तो ये है। अब इसका आंसर क्या है? ये तो सारा क्या हो गया एक तरह से, ये भी प्रोटोकॉल, ये भी प्रोटोकॉल, ये भी प्रोटोकॉल। इसमें विषम की पहचान करने बोल रहा है, तो इसमें SAP विषम है, इसीलिए ये इसका सही आंसर है। और SAP क्या होता है ये भी जान लीजिए। हो सकता है SCP के बारे में ही पूछ दे। SCP आपका एक जैसे इसका खास करके यूज़ किया जाता है बिजनेस के क्षेत्र में, जो बिजनेसमैन होता है वो इनका यूज़ करता है। यह एक जो है ERP सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? व्यवसाय और उनकी व्यावसायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि इसका जो खास करके यूज होता है, जैसे कि मुद्रा की रिकॉर्डिंग, भुगतान और उसकी इकाई, जैसे मतलब वित्तीय लेखांकन के लिए SAP का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 इन MS Excel 2016 which of the following is not a valid cycle option under the स्मार्ट आर्ट ग्रुप। तो स्मार्ट आर्ट ग्रुप में जो आपका साइकिल, मतलब साइकिल स्मार्ट आर्ट ग्रुप है, उसमें से दिया गया ऑप्शन में से कौन सा साइकिल स्मार्ट आर्ट ग्रुप का ऑप्शन नहीं है। जब तो इनको ऐसे समझेंगे, तो
इसमें कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जो इसमें स्मार्ट आर्ट साइकिल इसका ग्रुप है, उसमें इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें से कौन वैलिड साइकिल ग्रुप नहीं है। ये जो साइकिल दिया गया है कैटेगरी, इसके अंतर्गत आता है, कौन सा वैलिड नहीं है। तो इसका आंसर दिया गया है ब्रेक साइकिल नहीं है। बाद बाकी गियर, मल्टी डायरेक्शनल, टेक्स्ट साइकिल, ये सब आपका है और इसमें ब्रेक साइकिल नहीं है। अगर आपको देखना है तो ये आपको एक्सेल ओपन कर लेंगे, उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, देन इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे साइकिल का दिया हुआ सेक्शन है और इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसका कैटेगरी मिलेगा। तो कैटेगरी में क्या है, बेसिक साइकिल, टेक्स्ट साइकिल, ब्लॉक साइकिल, नॉन डायरेक्शनल साइकिल, उसके बाद यहाँ पे है बेसिक पाई, सेगमेंटेड साइकिल, मल्टी डायरेक्शनल साइकिल, कंटिन्यूस साइकिल, हेक्सागॉन्स रेडियल, उसके बाद यहाँ पे हेक्सागॉन रेडियल के बाद क्या है, रेडियल साइकिल, देन बेसिक साइकिल, ड्राइवर्गिंग रेडियल, उसके बाद है रेडियल क्लस्टर, देन है गियर और साइकिल मैट्रिक्स, रेडियल वेन और साइकिल एरो प्रोसेस। ये सारा इसमें दिया गया है। तो एक दो बार पढ़ लेंगे, देख सकते हैं देख रहे हैं आप कितना अंदर से क्वेश्चन पिछला बार भी पूछा तो लेवल काफ़ी आसान ये नहीं है। आई थिंक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ये जा रहा है। तो चलिए इसमें से उसमें सारा कुछ तो मिल गया, गियर मिल गया, मल्टी डायरेक्शनल टेक्स्ट मिल गया, लेकिन उसमें ब्रेक साइकिल नहीं था, इसीलिए इसका आंसर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश फॉर सेलेक्टिंग द इंटायर टेक्स्ट एंड इमेजेज इन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो पूरा डॉक्यूमेंट को अगर सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल होता है, तो सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसका भी दिखाना है तो Ctrl+A कीजिए, जो भी टेक्स्ट रहेगा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ए हार्डवेयर डिवाइस कैन बी एडेड थ्रू द डैश। हार्डवेयर अगर डिवाइस को जोड़ना है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के जरिए हम हार्डवेयर डिवाइस को जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल। जैसे कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा तो हम चल जाएंगे डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर जैसे ओपन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको जिस कैटेगरी का जोड़ना है, जैसे कीबोर्ड में जोड़ना है तो कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, जो हार्डवेयर को आपको इसमें जोड़ना है। देन जाएंगे एक्शन पे, उसके बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है, ऐड लीगेसी हार्डवेयर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा वेलकम टू द ऐड हार्डवेयर विजार्ड। उसके बाद नेक्स्ट करके आपका जो रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ से सर्च एंड इंस्टॉल द ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड जो भी रहेगा ऑप्शन में आएगा, नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज ए पार्ट ऑफ CPU। ये तो इसका डिफिनेशन ही दे दिया। इंस्ट्रक्शन डिकोडर किसका पार्ट है, CPU का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द ओड आइटम अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ओड है, मतलब विषम है। तो देखिए अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ये सब जो होता है ना, ये आपका कहलाता है टेक्स्ट का इफेक्ट। ये सब जो है मतलब एक ही कैटेगरी का है, एक ही मतलब सब टैक्स में आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये आपको दूसरे कैटेगरी में आ जाता है। ये एरियल क्या है आपका, एक तरह से फॉन्ट फेस, मतलब फॉन्ट का फेस है। एरियल आपका फॉन्ट भी बोल सकते हो या फॉन्ट का फेस बोल सकते हो। तो एरियल फॉन्ट का फेस है, बाद बाकी ये फॉन्ट का इफेक्ट है। क्लियर है। या उसको स्टाइल भी बोल सकते हैं, जिसको इफेक्ट बोलते हैं उसको स्टाइल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे होम पे क्लिक करते हैं ये आपको तीनों एक ही जगह, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एक ही जगह देखने के लिए मिल रहा है। और आपका जो फॉन्ट का फेस है यहाँ पे एरियल, कैलिबरी, ये सब ये इधर अलग है, मतलब इस विषम आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट आर। तो मेन मेल मर्ज का जो इसमें से दिया गया ऑप्शन में कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो उसमें देखिए आपको देखने के लिए क्या सब मिलेगा, डायरेक्टरी मिलेगा, लेटर मिलेगा, एनवलप, लेवल्स, ईमेल, ये सारा कुछ आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर लेंगे, मेलिंग पे क्लिक करेंगे और जैसे मेलिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या सब दिया हुआ है, लेटर्स, ईमेल, इन्वेलप, लेवल और डायरेक्टरी, यही दिया हुआ है यहाँ पे। लेटर, डायरेक्टरी, एनवलप, लेवल और ईमेल,
एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। तो उसको बदलने के लिए कितने फेज का उपयोग करता है? तो 6 फेज का। क्लियर है? ये वन लाइनर है, याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, इसमें जो दिया गया है सूची, इसका अगर हम सिलेक्शन करते हैं और एक साथ स्मूथ लाइन मतलब सरल रेखा स्केटर चार्ट बनाते हैं, फिर एक्सेल सीट में वक्र का आकार क्या होगा? तो वक्र का आकार क्या होगा वो हम, ये जो दिया गया है इसको हम सूची बना के एक बार देख लेते हैं क्या आकार होता है। एक यहाँ पे ऑप्शन आंसर में दिया गया है, एक परवलय आकार होगा। तो आइए यहाँ पे 00112439 टाइप कर लेते हैं। तो एक्सेल में यहाँ पे क्या था? 00 देन 1 उसके बाद 2 देन 4 उसके बाद 9 और 3, यही है ना? ठीक है, क्लियर है। अब इसको कौन सा लगाना है? स्केटर चार्ट बनाते हैं। एक स्मूथ लाइन स्केटर चार्ट बनाना है। स्केटर चार्ट में सारे को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम चल जाएंगे कहाँ पे? स्केटर चार्ट। ये आई थिंक, हाँ ये आपका स्केटर चार्ट का लाइन वाला हम ले लेते हैं। तो आप ये डाटा को देख सकते हैं, ये क्या है? मतलब एक तरह से ढलान की जैसा आपको दिख रहा है। परवलय मतलब पहाड़ की जैसा आकार आपको, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैराबोलिक शेप। क्लियर है? यही था आपका क्वेश्चन, ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बस इज यूजुअली यूज टू कनेक्ट मेमोरी डिवाइसेस? तो ये क्या हो जाएगा इसका? PCI। PCI का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या दे देंगे? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्लियर है? इसका उपयोग किस लिए होता है? इसका उपयोग होता है हार्डवेयर उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे वही दिया गया ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बस इज यूजुअली यूज टू कनेक्ट मेमोरी डिवाइस। तो मेमोरी डिवाइस क्या है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज XP होम वर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? देखिए XP तो फिलहाल ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, तो इसमें दिया गया है क्या? ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। तो हेल्प सेंटर, वायरलेस कनेक्शन, फास्ट स्टार्टअप, ये सब तो सारे में है, अभी तक चल रहा है। MS वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए। तो फाइल को, अगर पूरा फाइल को पासवर्ड लगाना है तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, और वर्ड का है तो वर्ड ओपन कर लेंगे और यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। अब पूरा फाइल में लगाना है तो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड में जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड दे के ओके करेंगे तो री इंटर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। फिर से री इंटर करके जैसे ओके करेंगे तो फाइल में पासवर्ड लग जाएगा। अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ए पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है। तो एक लोडर क्या होता है? एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है, मतलब सही तरीका है? तो सही तरीका है MS वर्ड, अगर डेस्कटॉप पे आइकॉन है तो डबल क्लिक करेंगे तो कोई भी फाइल ओपन होता है, तो ये भी कोई भी फाइल एप्लीकेशन ओपन होता है तो ये भी ओपन हो जाएगा। ये आपका वैलिड तरीका है। ये डेस्कटॉप का बात कर रहा है, डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल या एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो डबल क्लिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है? टू गेट द लोगो of the organization appearing automatically in the same position for all the slide in a presentation, insert the logo in dash। तो इंसर्ट कहाँ करेंगे? स्लाइड मास्टर में। स्लाइड अगर मास्टर में करेंगे तो उसमें क्या रहता है कि एक ही थीम सारे स्लाइड में लगा हुआ रहता है, तो आपको सेम लोगो वहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी ये ओपन है पावर पॉइंट, अगर हम जाते हैं व्यू में तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्लाइड मास्टर का। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मतलब अलग प्रकार का आपको
थीम बना के दे देता है। अलग प्रकार का आपको इसमें प्रेजेंटेशन मिलता है जो कि सारा सिमिलर ही रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। विषम कौन है? जावा, पाइथन, C++, ये सब आपका क्या है? कंप्यूटर का हाई लेवल लैंग्वेज। और यहाँ पे बूट स्ट्रैप क्या है? एक आपका फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट बनाने के लिए। बूट स्ट्रैप एक क्या है? फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। और ये आपके जो कंप्यूटर जब ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जब मतलब जब शुरू होता है ऑन होने के बाद, तो यह कंप्यूटर के फर्मवेयर या रीड ओनली मेमोरी में रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप ऑन टाइपिंग ए लॉन्ग वर्ड इग्नोरिंग द राइट मार्जिन इन MS वर्ड? क्या होगा जब आप लंबे वर्ड को मतलब बड़े वर्ड को टाइपिंग करते जाएंगे और जो राइट का मार्जिन होता है उसको इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? द वर्ड डेट डज नॉट फिट इट मूव्ड टू नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली। वो क्या होगा? आप जैसे लिखते जाइएगा, जैसे आप लिखते जाइएगा और ये ऑटोमेटिकली ये इंटर नहीं होगा, ये अंदर जाते जाएगा, ये अंदर इसमें मतलब बढ़ते जाएगा, एक ही लाइन में लिखाएगा। क्या होगा? वर्ड डज नॉट फिट इट मूव द नेक्स्ट लाइन, ये अगले लाइन में फिट होके नहीं आएगा, वो एक ही लाइन में लिखाता हुआ चलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2016 में एक प्रोडक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? तो वर्कशीट डिलीट करना। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कशीट है, वर्कशीट को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो वर्कशीट प्रोटेक्ट तो हो जाएगा लेकिन उसको डिलीट आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इसको एक बार हम दिखाते हैं। जैसे वर्कशीट में हम यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट है, यहाँ से हम पासवर्ड या रिव्यू से ही लगा देते हैं। चलिए हटाइए, यहाँ से रिव्यू पे क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे जाके यहाँ से हम पासवर्ड लगा देते हैं। अगर इसको हम चेक भी कर लेते हैं सारे को, तो रो कॉलम ये सब मतलब डिलीट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर चाहेंगे यहाँ पे हम एक और सीट लेके इसको डिलीट कर देंगे पूरा सीटे को, तो ये आसानी से डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब डिलीट आसानी से हो जाएगा। तो वर्कशीट को हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डैश MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। तो डिफ़ॉल्ट आपको इसमें से राइट, देखिए आपको ओरिएंटेशन की अगर बात की जाए तो आपका दो ही ओरिएंटेशन मिलता है, एक पोर्ट्रेट दूसरा लैंडस्केप। तो MS पावर पॉइंट में जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो वो किस मोड में खुलता है? लैंडस्केप मोड में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 32, द कर्नेल इज डैश। तो कर्नेल क्या है? कर्नेल इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है। फॉर द मर्जिंग ऑफ डाटा इनटू द मेन डॉक्यूमेंट वी यूज ए डैश। तो मर्ज क्या हुआ डाटा कहाँ मिलेगा, कहाँ हम फिर से यूज कर पाएंगे? डाटा सोर्स से। ठीक है। मर्ज क्या हुआ डाटा, जो मेन डॉक्यूमेंट का मर्ज क्या हुआ डाटा रहेगा वो आपको अगर हम यूज करना चाहते हैं तो वो कहाँ मिलेगा? डाटा सोर्स में। आपको जैसे यूज करना है मेलिंग पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपिएंट आता है, यूज एंड एग्जिस्टिंग डाटा आता है। तो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट, उसके बाद माय डाटा सोर्स आता है, इसी में आपका जो मर्ज किया हुआ डाटा है वो दिया गया है। अगर उसको आप यूज करना चाहते हैं तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखना है तो प्रीव्यू करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ए वर्कशीट सेल इज फॉर्मेटेड टू डिस्प्ले परसेंटेज विथ 3 decimal points. What will be display if the input value is 123.4567 in that cell? तो इसका मतलब ये है एक वर्कशीट सेल को 3 दशमलव बिंदुओं के साथ प्रतिशत प्रदर्शित करने के लिए स्वरूपित किया गया है। यदि उस सेल में इनपुट मान 123.4567 है तो क्या प्रदर्शित होगा? तो 3 दशमलव बिंदुओं मतलब प्रतिशत के साथ अगर हम प्रदर्शित करेंगे ये डेटा को, तो देखिए ये क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है जी। जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है वही आपका यहाँ पे आंसर में भी दिया गया है ये। तो इसमें हमें थोड़ा डाउट लग रहा है। चलिए इसको क्लियर करते हैं एक बार। ये जो वैल्यू दिया गया है 127.4567 को
इसको ये चेंज करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। वो जो वैल्यू दिया गया था 123 पॉइंट देन 4567 यही वैल्यू था। ओके, अब इसको क्या करनी है, हमें होम टैब पे क्लिक करके यहाँ पे अलाइनमेंट पे नहीं, यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर लेनी। नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज चूज करेंगे। परसेंटेज चूज करने के बाद यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 3 था, देन ओके करेंगे। तो देखिए वैल्यू क्या आ रहा है 12 मतलब 1234.5 मतलब 12,345.670% आ रही है। और यहाँ पे ऑप्शन में ये दिया गया ही नहीं है, तो इसीलिए ये मेरे ख्याल से ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, MS वर्ड में डैश दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर की जांच की जा सकती है। स्पेलिंग और ग्रामर की जांच F7 दबाकर की जा सकती है। अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है, कुछ गलत यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे COMPTER दे के देन इंटर मारेंगे तो ये गलत है। अब इसको चेक करना है तो आपको क्या दबानी है, F7 प्रेस करनी है। जैसे F7 प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे इसका जो इससे रिलेटेड जो भी सजेशन है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जो सही उस पर क्लिक कर देंगे देन आपका ग्रामर चेक कंप्लीट और आपका जो दिया गया है वो भी वर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द डैश। फाइल संगठन को संदर्भित करता है डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मतलब लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्ड्स, अभिलेखों की तार्किक संरचना। इसका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है। तो रो ऑटोफिट रो हाइट का विकल्प मौजूद रहता है। अगर आपको ये करना है तो आप यहाँ से इजीली रो हाइट को ऑटोफिट कर सकते हैं। जैसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, रो हाइट के अलावा यहाँ पे ऑटोफिट रो हाइट है, जैसे क्लिक करेंगे ये रो का हाइट ऑटोफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इन MS एक्सेल 2016 द प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द रिव्यू मेन्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिव्यू मेन्यू। अगर प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट करना है सीट को या वर्कबुक को तो आप यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक कर देंगे। अब सीट को लगाना है तो प्रोटेक्शन सीट को, अब वर्कबुक को लगाना है तो वर्कबुक को लगा सकते हैं पासवर्ड देख के, देन ओके कर देंगे। हटाना भी है तो यहीं से क्लिक करके डिलीट कर देंगे पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। तो वर्कशीट का नाम नीचे में रहता है ना, शीट 1 शीट 2 शीट 3 करके, तो ये आपको नीचे में प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से लेफ्ट की ओर शीट 1 शीट 2 शीट 3, इस तरह से आप ऐड करते जाएंगे, बढ़ते जाएगा। तो बॉटम मतलब नीचे, लेफ्ट मतलब बाएं, नीचे बाएं की ओर रहता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण मतलब डिवाइस गेमिंग पर्पज के लिए अधिकतर उपयोग करता है। तो जॉयस्टिक से केवल गेम ही खेला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए आपको मॉडेम चाहिए, मॉडेम की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन की सूची में अधिकतम फॉन्ट की साइज 72 होती है और सबसे कम 8 होती है। ये आपको एक्सेल वर्ड में दोनों में देखने के लिए मिलता है। तो हम अभी एक्सेल में है तो एक्सेल में देख लेते हैं। होम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज देखने के लिए मिलता है। तो कम से कम 8 और अधिक से अधिक 72 फॉन्ट का साइज देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43, MS वर्ड 2016 में स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने मेन्यू बटन है जिसे डैश कहा जाता है। तो ऊपरी और बाएं कोने में फाइल टैब होती है। ये आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में देखने के लिए मिलती है। और कहाँ पे है, यहाँ पे ऊपरी बाएं कोने में, जिससे हम न्यू, ओपन, इंफॉर्मेशन, सेव, सेव एज, हिस्ट्री, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट ये सारा वर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है। सब रो की संख्या 10,48,576 होती है। वहीं कॉलम की संख्या 16,384 होती है।
अगर आपको भी देखना है तो आप भी आसानी से एक्सेल ओपन करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करके माउस को दबा के रखेंगे लेफ्ट बटन, तो आपको यहाँ पे 10,48,576 रो देखने के लिए मिलेगा और 16,384 कॉलम यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा। क्लियर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके द्वारा खोले गए और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। देखिए Alt+S से हम सेव नहीं कर सकते, इसीलिए ये इसका आंसर ये सही है। Ctrl+S से सेव करते हैं, सेव आइकॉन पे क्लिक करके भी सेव करते हैं, फाइल मेन्यू में जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स में 3 ऑप्शन होता है। जब सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स होती है उसकी और वहाँ पे 3 ऑप्शन होती है, तो वो तीनों को पहचानने के लिए बोलता है। तो इसका आंसर है यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एन इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आपको ये तीनों कहाँ देखने के लिए मिलता है, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। ये आपको मतलब स्टेप 2 में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ये तीनों ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यही तीनों मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिंग सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है। तो मार्जिंग सेटअप के लिए कौन सा, नॉर्मल, वाइड और नैरो, ये आपको तीनों देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे, मार्जिंग में, एक्सेल में देखें या वर्ड में देखें, ये तीनों दोनों में मिलता है। मार्जिंग पे जैसे क्लिक करते हैं तो नॉर्मल, वाइड और नैरो तीनों मिल रहा है। और इसको कर रहा है छोड़ के, लास्ट कस्टम मतलब सेटिंग छोड़ के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DLL। तो डायनामिक लिंक लाइब्रेरी होता है DLL का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप डेस्क का उपयोग कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल का हम समय और डेट चेंज करने के लिए कर सकते हैं। और वैसे आप यहाँ पे टास्क बार पे भी क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको कंट्रोल पैनल से करना है तो कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम मिल जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे चेंज डेट और टाइम मिलता है, तो आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। इंकजेट, लेजर और डॉट मैट्रिक्स, ये सब एक प्रिंटर है। प्रिंटर क्या होता है आपका, आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। तो ये विषम हो गया ना, सारा आउटपुट डिवाइस, ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 51, फाइंड द इनवैलिड व्यू ऑप्शन इन MS पावर पॉइंट। तो दिए गए में से कौन सा मतलब व्यू पावर पॉइंट का नहीं है। तो ये तीनों व्यू मिलेगा आपको, रीडिंग, स्लाइड, शॉर्टर, नॉर्मल, लेकिन पेज व्यू नहीं मिलेगा। अगर आपको देखना है तो पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे और व्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर, हैंग आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ये सारा व्यू है देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पेज इसमें नहीं है। जो सही है, मतलब नोट कर रहा है ना, इनवैलिड कर रहा है, तो कौन गलत है, तो ये गलत है, तो इसीलिए इसका आंसर एक सही है। क्वेश्चन नंबर 52, MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेज में सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। अगर आपको देखनी है तो आप आसानी से देख सकते हो। वर्ड ओपन करेंगे और रिव्यू तो ऑलरेडी क्लिक है, ट्रैक चेंजेज है, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन मिलता है, एक ट्रैक चेंजेज का, दूसरा लॉक ट्रैकिंग का। ट्रैक चेंजेस से हम क्या कर सकते हैं, जैसे ट्रैक चेंज करके डॉक्यूमेंट को छोड़ देते हैं, कोई भी अगर अनचाहे आके मतलब कोई भी अगर उसमें बदलाव करेगा तो हमको वो शो करेगा कि लाइनिंग उसमें मतलब इंडिकेट मार्किंग बन जाएगी। और यहाँ पे अगर हम लॉक ट्रैकिंग कर देंगे तो उसमें पासवर्ड लग जाएगा, बिना पासवर्ड के उसको कोई मतलब चेंज नहीं कर पाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, यूज टू डैश सेटअप डिफरेंट टाइम्स टू प्रेजेंट ईच स्लाइड। तो प्रेजेंट ईच स्लाइड सब में अलग अलग अगर टाइमिंग सेट करना है तो उसके लिए एक टैब होता है जिसका नाम है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन से आप टाइम को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें टाइमिंग सेट करनी है
ये सारा स्लाइड है। इस बीच में अगर हमें टाइमिंग सेट करनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है, तो अगर आपको टाइमिंग सेट करना है तो यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं 5 दे देते हैं, ठीक है। ऑन माउस क्लिक को हटा देते हैं। अगर आपको यहाँ से हमें देखनी है तो स्लाइड शो में जाएंगे, उसके बाद फ्रॉम करेंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक ये चेंज हो चुका है। इसी तरह हम टाइमिंग सेट करते हैं, ताकि जितना देर में हम टॉपिक को बताएंगे उतना टाइमिंग सेट करके रखेंगे। जैसे टॉपिक मतलब जैसे मेरा बात ख़त्म होगा, टॉपिक ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, फिर नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब में आपको HTTP, अभी थोड़ा देर पहले ही ऊपर में बताए हैं, ये HTTP, FTP, SMTP ये सारा कुछ। तो HTTP का प्रयोग किया जाता है किसमें, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब पूरे दुनिया के लिए, पूरे संसार को मतलब कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग किया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 55। MS एक्सेल में फैक्ट फंक्शन डैश की श्रेणी है। तो ये आपको मैथ्स एंड ट्रिगोनोमेट्री में देखने के लिए मिलेगा। मैथ्स एंड ट्रिगोनोमेट्री में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे पहले फार्मूला टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली F पे जैसे जाएंगे, यहाँ पे फैक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया जो कि काफ़ी डीप से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू मेल मर्ज which one of the following is not default fill in label। जब आप मेल मर्ज तैयार करते हैं तो उसमें जो टाइप इन न्यू लिस्ट में लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए ऑप्शन में से बाय डिफ़ॉल्ट लेबल कौन सा नहीं मिलता है, वहाँ पे सिटी मिलता है, लास्ट नेम मिलता है, ईमेल एड्रेस मिलता है, लेकिन पिन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। पिन कोड के जगह आपको क्या देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे जिप कोड। अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे वर्ड ओपन कर लेंगे, इसके बाद जैसे मेल मर्ज में जाते हैं तो सबसे पहले मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज, देन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे जाएंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ टाइप इन न्यू लिस्ट है, इसको क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या सब दिया गया है। टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, एड्रेस टू, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, उसके बाद होम फोन, वर्क फोन, ईमेल, ये सारा कुछ दिया हुआ था, लेकिन इसमें पिन कोड देखने के लिए नहीं मिला। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से कस्टमाइज करके अपना पिन कोड सेट कर सकते हैं। जिप कोड को हटाना है तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, अगर जोड़ना है तो ऐड करके हम जोड़ सकते हैं जो आपको कस्टमाइज करना। जैसे इसमें व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो ऐड करके व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसको हम खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। MS एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है, ठीक है। कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, टोटल आपको उसमें 4 प्रकार के पिरामिड देखने के लिए मिलेगा। इसमें ऑप्शन आपको गलत है, ठीक है। अगर आपको भी देखना है तो यहाँ पे एक्सेल में जाके चले जाएंगे इंसर्ट टैब पे जाके इल्यूस्ट्रेशन सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे, देन आपको मिलेगा पिरामिड। तो पिरामिड में कितना यहाँ पे दिया गया है, पिरामिड सेक्शन के अंदर 4 प्रकार, बेसिक पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड और पिरामिड लिस्ट और सेगमेंटेड पिरामिड। तो कुल 4 प्रकार की पिरामिड देखने के लिए मिलता है ये, इसीलिए इसका ऑप्शन गलत है। बाद बाकी सही की बात की जाए तो इसका आंसर ऑप्शन ये 4 वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58। इन MS PowerPoint यूज डैश टू मूव द टेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड इन स्लाइड शो व्यू। अगर आपको एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाना है तो कौन सा की का प्रयोग करेंगे, F1, P, N या राइट एरो। तो राइट एरो का करेंगे। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, जैसे हम स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं या फ्रॉम करेंट स्लाइड से लेते हैं, तो इसको जैसे हम राइट एरो पे क्लिक करते हैं, देखिए अब ये स्लाइड चेंज हो रही है। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर करने के लिए डैश, मतलब एक कॉलम की ये विड्थ को 2 सेंटीमीटर करने के लिए कह रहा है कि, तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें
और वांछित मान डालें, देन कॉलम विथ का विकल्प का चयन करें। तो ये देखिए हम दो तरह से कर सकते हैं। 2 सेंटीमीटर दिया है, इसका हम दो तरह से हम कर सकते हैं। जैसे हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो गया कॉलम। इसी पे राइट क्लिक करके कॉलम विथ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जो आपको जैसे 2 से बढ़ाना है तो बढ़ाना है, या तो 2 देना है तो 2 दे के ओके कीजिए, सेट हो गया। और इसका दूसरा ऑप्शन होता है होम टैब पे जाके यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करके सेल्स ग्रुप में कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे तो ये बढ़ और घट सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज एक अमान्य डाटा है? तो मेल मर्ज अमान्य डाटा है। इसमें देखिए आप अंदर डाटाबेस का फाइल ले सकते हैं, रख सकते हैं, एक्सेस डाटाबेस और एक्सेल स्प्रेडशीट से ले सकते हैं, लेकिन पावर पॉइंट से मेल मर्ज के लिए डाटा नहीं ले सकते। ये आपका पावर पॉइंट अमान्य है। क्लियर है? तो आज अगर क्वेश्चन का इसका जो मार्क है उस अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में वाकई में थोड़ा बहुत दम था, मतलब इसको मॉडरेट बोल सकते हैं, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था। तो आपका 60 क्वेश्चन क्लियर है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।